आपके साथ मैं हूं राजीव। इंडिया न्यूज लेकर आया है आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट अब हमारे साथ बने रहिए। पूरी दुनिया की एक एक खबर आपके पास होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से भोपाल जाने वाली फ्लाइट में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि हवाई जहाज के उड़ान भरते वक्त जेट एयरवेज के इंजन में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग लगने के बाद विमान में सवार सभी 80 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। सीमा पार से जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में फायरिंग की गई। सीमा पार से फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना ने भी गोलीबारी की। इससे पहले कल कश्मीर के पंपोर इलाके में आतंकियों ने पुलिस वालों पर हमला किया था। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि एक अन्य नागरिक की मौत हो गई। आतंकी एक पुलिसकर्मी की राइफल भी अपने साथ ले गए। हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा बल के जवान पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। शहीद पुलिसकर्मियों की तैनाती अनंतनाग में थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करगिल दौरे की वजह से उन्हें यहां तैनात किया गया था। करगिल से वो वापस दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जा रहे थे, जहां उनकी तैनाती थी। इससे पहले 11 अगस्त को भी आतंकियों ने पामपोर में ही बीएसएफ के जवानों पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 4 आतंकियों ने ड्राइवर को पेड़ से बांधकर उसकी कार लूट ली। इस घटना के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। आतंकी यासीन भटकल को छुड़ाने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने प्लेन हाईजैक करने का प्लान बनाया है। खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है और मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई जाने वाले हैं। खुफिया रिपोर्ट को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के करावल नगर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। करावल नगर में 10 साल के एक लड़के और 17 साल की एक लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक सोनम और वरुण भाई बहन थे। वारदात के वक्त लड़की के हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों अपनी बुआ के घर में रह रहे थे। हत्या की वजह का अभी पता नहीं चला। दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में सुरेश नाम के एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों अपनी बुआ के घर में रह रहे थे। हत्या की वजह का अभी पता नहीं चला। दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में सुरेश नाम के एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सुरेश का शव 2 दिनों से घर के अंदर पड़ा था। रिश्तेदारों के मुताबिक खुदकुशी की वजह पति पत्नी की आपसी नोकझोंक हो सकती है। सुरेश की पत्नी के मुताबिक राखी पर वो मायके गई थी। सुरेश उसे लेने आया तो उसने अगले दिन चलने को कहा, जिससे वो नाराज होकर लौट गया था। राजधानी में सुरक्षा को देखते हुए आज सुबह 6 बजे से कल दोपहर 2 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग सेवा बंद रहेगी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मेट्रो स्टेशनों पर आज और कल पार्किंग सुविधा बंद रहेगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज देश को संबोधित करेंगे। आज शाम 7 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की कल से देर शाम तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह के पेट में दर्द था। डॉक्टरों ने जांच की तो पेट में इन्फेक्शन की बात सामने आई। एम्स के न्यू प्राइवेट वार्ड की 3री मंजिल पर भर्ती राजनाथ सिंह की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। राजनाथ को अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी, इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलेगा या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 अगस्त तक दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलाने पर रोक लगा रखी थी। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में साफ किया था कि वो ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाना चाहती है। सरकार से ऐसा करने के लिए 2 महीने का सरकार ने समय मांगा और तब तक ई रिक्शा चलाने देने की इजाजत मांगी थी। गाइडलाइंस के मुताबिक ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और बीमा कराना जरूरी होगा। साथ ही सरकार ने ई रिक्शा की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रस्ताव रखा है। गाइडलाइंस के मुताबिक ई रिक्शा पर अधिकतम 4 लोग बैठ सकते हैं, जबकि 50 किलो से ज्यादा का वजन नहीं लादा जा सकता। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को खारिज करते हुए ई रिक्शा से जुड़ा कानून बनाकर पेश करने को कहा था। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त करीब 2 लाख से ज्यादा ई रिक्शा चालक है। कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्र ने ई रिक्शा पर विवादित बयान दिया। महाबल मिश्रा ने कहा कि अगर ई रिक्शा नहीं चलेंगे तो रिक्शे वाले चेन खींचेंगे, जिससे क्राइम बढ़ेगा। साथ ही महाबल मिश्र ने पुलिस को नसीहत देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए पुलिस वाले आंखें बंद कर लें। महंगाई से जूझ रहे लोगों को 15 अगस्त का तोहफा मिलने वाला है। आज आधी रात से पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली है। पेट्रोलियम मंत्री ने ट्वीट कर पेट्रोल की कीमतों में कमी की जानकारी दी। ₹1.89 से ₹2.38 तक सस्ता होगा पेट्रोल। दिल्ली में पेट्रोल ₹2.18 सस्ता होगा। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹72.51 है।
सरकार सब्सिडी वाले 12 एलपीजी सिलेंडरों की तादाद कम नहीं करने जा रही। पेट्रोलियम मंत्री ने साफ कहा, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर पहले की तरह ही जारी रहेंगे। और संघ ने बीजेपी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के घर पर हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के आवास पर बीजेपी सांसद एक दूसरे को उन्होंने राखी बांधी। इस कार्यक्रम में मोदी सरकार के सभी मंत्रियों के साथ बीजेपी के सभी सांसदों को उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके लिए बीजेपी सांसदों का ड्रेस कोड भी तय किया गया था, जिसमें सभी सांसद सफेद कुर्ता पैजामा और काली टोपी पहनकर पहुंचे। सभी सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संघ ने लोकसभा से 23 और राज्यसभा से 8 सांसदों को गणनायक यानी नेतृत्वकर्ता बनाया है। लोकसभा के हर गणनायक के लगभग 10 से 15 सांसदों की पाठशाला में लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। राजस्थान के लोकसभा सांसदों को कार्यक्रम में लाने की जिम्मेदारी देवजी पटेल को सौंपी गई थी, जबकि राजस्थान के राज्यसभा के सांसदों को लाने की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव और विजय गोयल को सौंपी गई। वहीं मध्य प्रदेश के लिए जिम्मा लोकसभा सांसदों के लिए आलोक संजर और राकेश सिंह को सौंपा गया। वहीं मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसदों के लिए अनिल माधव दवे और प्रभात झा को गठनायक बनाया गया था, जबकि छत्तीसगढ़ से रमेश बैस को गठनायक की कमान सौंपी गई। मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी और संघ का ये पहला कार्यक्रम था, जिसमें संघ सरकार के सभी मंत्रियों और बीजेपी सांसदों से मुखातिब हुए। संघ की ओर से कारवा भैयाजी जोशी बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज से अपना चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज महेंद्रगढ़ जिले से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। विजय संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा 11 दिनों से 23 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। विजय संकल्प यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर भी साथ रहेंगे। विजय संकल्प यात्रा के दौरान भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरियों में पक्षपात, भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों से लूट जैसे मसलों पर हुड्डा सरकार की पोल खोलेंगे। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सरकार आज कई अहम बिलों को पास कराना चाहती है। आज राज्यसभा में जजों की नियुक्ति से जुड़े जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने राज्यसभा के सभी सांसदों से अनुरोध किया कि प्रश्नकाल से पहले जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल पर चर्चा करा ली जाए। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि सरकार ने इस बारे में राज्यसभा के सभापति को सूचित कर दिया। जजों की नियुक्ति करने वाले मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने का रास्ता साफ हो गया। लोकसभा में कल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल निर्विरोध पास हो गया। वोटिंग के दौरान लोकसभा में बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा, जबकि समर्थन में 367 वोट पड़े। अब इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। चूंकि कांग्रेस ने समर्थन किया है, इसलिए राज्यसभा में पास होने में दिक्कत नहीं होगी। राज्यसभा से पास होते ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। अब तक कॉलेजियम की सिफारिश से ही जजों की नियुक्ति होती थी, लेकिन इसकी जगह अब 6 सदस्यीय कमीशन बनेगा। नए कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2 और जज कानून मंत्री होंगे। इसके अलावा 2 ऐसी शख्सियतें भी होंगी जिन्हें पीएम, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस चुनेंगे। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के 6 सदस्यों में से अगर 2 को भी किसी जज के नाम पर आपत्ति हुई तो उस जज की नियुक्ति रोक दी जाएगी। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और सांसद थम्बी दुरई को कल निर्विरोध लोकसभा का डिप्टी स्पीकर चुन लिया गया। डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर पीएम समेत लोकसभा सांसदों ने उन्हें बधाई दी। थम्बी दुरई के डिप्टी स्पीकर चुने जाने के ऐलान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के साथ उनके पास गए और उन्हें नई सीट तक लेकर गए। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एआईएडीएमके का समर्थन हासिल करने के लिए कदम उठाया। थम्बी दुरई इससे पहले भी 1985 से 1989 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्र सरकार योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द कर सकती है। यशवंत सिन्हा, एनके सिंह और अरुण शौरी के नाम की चर्चा है, जिसमें यशवंत सिन्हा का नाम सबसे आगे है। बीएसपी से गठबंधन की बात करने वाले एसपी सुप्रीमो मुलायम के सुर मायावती की ना के बाद बदल गए। मुलायम ने कहा कि वो यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले मुलायम ने लालू यादव की पहल पर बीएसपी से गठबंधन के संकेत दिए थे, जिसे मायावती ने खारिज कर दिया। मायावती ने कहा कि लालू को शायद ये पता नहीं कि मुलायम खुद बीजेपी से मिले हैं। मायावती के मुताबिक बीएसपी के लिए मान सम्मान बड़ी बात है, सत्ता नहीं, जबकि लालू और मुलायम के लिए कुर्सी पहले है, मान सम्मान बाद में। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि आप में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। शांति भूषण ने यह भी कहा कि केजरीवाल अगर दिल्ली में ही फोकस करना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का काम दूसरे लोगों को सौंप देना चाहिए। इसके साथ ही शांति भूषण ने केजरीवाल के दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने को गलत बताया।
योगेंद्र यादव ने कहा कि वो शांति भूषण का बयान देखे बगैर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं, लेकिन पार्टी के मसले सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। शांति भूषण के आरोपों को आम आदमी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है। शांति भूषण के बेटे और आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने उनके बयान को निजी राय बताया। साथ ही कहा कि बेहतर होता कि वो पार्टी के भीतर अपनी राय रखते। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने कहा कि शांति भूषण के बयान के बाद केजरीवाल को तुरंत संयोजक पद छोड़ देना चाहिए। इस बीच विधानसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार सत्ता मिलने पर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और आशुतोष ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की मांग करते हुए सिग्नेचर कैंपेन चलाया। सिसोदिया और आशुतोष के मुताबिक उनकी पार्टी ही नहीं, दिल्ली की जनता भी दोबारा चुनाव चाहती है। लोकसभा में सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर जमकर बरसे। खड़गे ने कहा कि नई सरकार के 2 महीने में 139 दंगे हुए, सरकार इसका जवाब दे। कांग्रेस के आरोपों से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ तिलमिला उठे। योगी ने कहा कांग्रेस सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटती है, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी पर कल सोनिया गांधी ने फिर हमला बोला था। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। सोनिया के मुताबिक बीजेपी बांटने वाली राजनीति कर रही है। उन्होंने कांग्रेसी सांसदों से कहा कि वह जनता के पास जाएं और मोदी सरकार की पोल खोलें। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सोनिया के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कुछ पार्टियां दंगा कराना चाहती हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की याचिका पर सुनवाई होनी है। सहारा प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट से तिहाड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में रहने के लिए 15 दिन की और मोहलत मांगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को सहारा प्रमुख की तिहाड़ की कॉन्फ्रेंस हॉल में रहने के लिए 10 दिनों का समय दिया था। दरअसल सुब्रत रॉय को निवेशकों से मिलने के लिए जगह दी गई थी ताकि वो अपने 3 होटलों को बेचकर जमानत की शर्त को पूरा कर सके। आपको बता दें कि सहारा प्रमुख को तिहाड़ के जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया है उस डील रूम का प्रत्येक दिन का खर्च 70,000 रुपए है, जिसे वो खुद उठा रहे हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक इस डील रूम में 1.5 टन के 8 एसी लगे हैं। उनको सोने के लिए कमरा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज दही हांडी मामले में भी अहम सुनवाई होनी है। मुंबई थाने के दही हांडी आयोजकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कों को गोविंदा बनने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के मुताबिक दही हांडी फोड़ने में 18 साल से कम उम्र के लड़के शामिल नहीं हो सकते। साथ ही हाईकोर्ट ने दही हांडी के पिरामिड 20 फीट तक सीमित करने के वही निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा सफाई मामले को लेकर केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा गंगा सफाई में सुस्ती न बरती जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गंगा अभियान को लेकर रोड मैप मांगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वो इस मामले को 15 दिन में निपटाए। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट से जारी समन पर रोक जारी रखी है। दिल्ली के मॉडल टाउन से कांग्रेस पूर्व विधायक कुंवर करण सिंह की सौतेली मां ने उनके ऊपर प्रॉपर्टी कब्जाने और पीटने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं पूर्व विधायक कुंवर करण सिंह ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को स्टॉक में रखी चीनी का 15% हिस्सा बेचकर गन्ना किसानों को भुगतान करने का निर्देश दिया। चीनी मिलों में रखी हुई ये चीनी डीएम की देखरेख में बिकेगी, जिससे किसानों को 5500 करोड़ बकाये का भुगतान होगा। गन्ना किसानों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक रामविलास पासवान की अध्यक्षता में कृषि भवन में होगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की खोज में जुट गई हैं। बैठक में इसरो के वैज्ञानिक और जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उमा का कहना है कि वो विलुप्त सरस्वती नदी के भूजल प्रवाह का पता लगाने और उसे पुनर्जीवित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बंद पड़े फर्टिलाइजर कारखानों को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। आज प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई है जिसमें उर्वरक मंत्री अनंत कुमार और उर्वरक सचिव हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि बंद पड़े कारखानों को गैस की आपूर्ति कर इनमें दोबारा उत्पादन शुरू कराया जाए। सूत्रों के मुताबिक पहले दौर में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 5 और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन की 3 इकाइयों में उत्पादन शुरू किया जा सकता है। दिल्ली में कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में चल रहे जश्न आजादी कार्यक्रम में कल रात भी खूब धूम रही। जश्न आजादी प्रोग्राम में कल कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
नजीब जंग ने दिल्ली के लोगों को बधाई दी। इस मौके पर मुख्य सचिव एसके श्रीवास्तव और एनटीएमसी के चेयरमैन समेत कई वीआईपी और आम जनता भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। दिल्ली के कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में जल्द ही लोगों को वाईफाई सुविधा मिलेगी।